बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ फॉर यू। आज के लेक्चर में बेटा हम बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, उनके लिए 2019 में आया हुआ एक जो पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर का जो कोड है वो है कैलकुलस 2। पेपर का जो कोड है वो मैथ 202 है और पेपर आपका है कैलकुलस 2 के नाम से। इससे पहले मैं 2021 का जो पेपर है वो सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर में आए हैं तो आप उस लेक्चर को, उस पेपर का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा अपना ये जो कंप्लीट कोर्स है उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। पेपर ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो आपके बाकी पेपर हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा लेंथी पेपर था ये, लेकिन फ़िलहाल खैर क्वेश्चन आपका पेपर ये आसान है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपका है जी शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपका है जी ये इसमें डिफाइन ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल को आपने डिफाइन करना है और ये 2 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। तो ट्रिपल इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, किस तरह आप डिफाइन करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि डब्ल्यू आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई जी, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, बी आ 3 वेरिएबल फंक्शन विच इज़ डिफाइंड ओवर दी स्पेस ओवर अ सेट एस, और एस जो है वो सबसेट है R3 का, और R3 मीन स्पेस। दैन ट्रिपल इंटीग्रल को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल आपके पास सबसे पहले इस तरह ही आपने ट्रिपल इंटीग्रल ले लेने हैं यहाँ पर, और जिस रीजन एस के ऊपर आपने डिफाइन किया उसे आपने ट्रिपल इंटीग्रल के नीचे यहाँ पर लिख दिया। जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है वो आ गया एफ, और यहाँ पर डी वी कॉल्ड वॉल्यूम एलिमेंट। अब यहाँ पर इसको मज़ीद आप ऐसे आगे लिख सकते हैं कि ये डबल इंटीग्रल आ गया ओवर रीजन डी, और इनमें से जो ये पहले वाला इंटीग्रल है इसको आप अंदर लिख देंगे। और आप जानते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल में होता है ये कि अगर आपके पास एफ जो है फंक्शन है 3 वेरिएबल का, तो जो अंदर वाला इंटीग्रल होगा इसकी जो लिमिट्स होंगी वो इन टर्म ऑफ एक्स वाई होंगी, और वो लिमिट्स होंगी इसकी जी की, क्योंकि डी जो है डी वॉल्यूम एलिमेंट आपका होता है। डी यहाँ पर होता है डी जेड डी वाई डी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर आगे पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन होगी डी जेड के लिहाज से, फिर डी वाई डी एक्स के लिहाज से। इसे मज़ीद अगर आप ओपन कर लें तो तीनों इंटीग्रल की लिमिट्स आ देंगी। बाहर वाली लिमिट्स आ देंगी एक्स की, फिर अंदर वाली लिमिट्स आ देंगी वाई की। वाई की लिमिट्स होंगी इन टर्म ऑफ एक्स, और फिर ये आगे Z1 और Z2, बाकी सारी चीज़ आपके पास एज इट इज़ लिख दी। तो ये आपके हैं 2 नंबर यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। आपने अल्टरनेटिंग सीरीज़ को, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो है इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एग्जांपल भी देनी है। ये भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है उसको मैंने लिखा, सीरीज़ ऑफ द फॉर्म n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n an इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज़। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए कि टेस्ट की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम जिस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं उसे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट कहते हैं, जिसकी 2 कंडीशंस होती हैं। एक ये कि सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसका जो सीरीज़ की जो nth टर्म है उसका जो सीक्वेंस बनेगा an, ये आपके पास होना चाहिए नॉन इंक्रीजिंग, या फिर सिंपल आप इसे कह सकते हैं कि या डिक्रीजिंग होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि इसकी nth टर्म में n अप्रोच टू इन्फिनिटी करें तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ इन 2 शराइत को पूरा कर जाए तो फिर उस सीरीज़ को आप कहते हैं कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों फेल हो गई तो फिर वो सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी। मिसाल के तौर पर आसान सी एग्जांपल लिए, कंसीडर द सीरीज़ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n 1 ओवर n। तो यहाँ पर आपकी जो nth टर्म है an जो है, हेयर an, ये जो सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 1 ओवर n से आपने चेक करना है कि सबसे पहले ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों डिक्रीजिंग है, बिकॉज हेयर इफ़ वी टेक, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर अब डिक्रीजिंग चेक करने के लिए कैलकुलस को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इसकी nth टर्म को मैंने लेट कर लिया, ये एफ ऑफ n के बराबर है और एफ ऑफ n आ गया 1 ओवर n के बराबर। तो अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे और वेरिएबल n की जगह x ले लूँगा मैं यहाँ पर, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेस देन 0 आए तो हम कहते हैं वो फंक्शन जो है बताते खुद क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लिहाजा ये जो इसके अपोजिट ये जो सीक्वेंस होगा an इज इक्वल टू 1 ओवर n, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है उसकी पहली शर्त पूरी हो गई। सेकंड शर्त यह है कि इसमें n की जगह इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे। आंसर आप देखें 1 ओवर n का एट लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 0 के बराबर आता है। तो लिहाजा बोथ कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो है वो सेटिस्फाइड है। तो ये जो सीरीज़ है आपके पास -1 की पावर n 1 ओवर n ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये आपके हैं जी दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट वन थर्ड क्वेश्चन है, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है और पॉइंट आपको गिवन है पी x1 y1 z1 और जो आपको सरफेस गिवन है वो है एलिप्टिक पैराबोला। एलिप्टिक पैराबोला यानी z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इस एलिप्टिक पैराबोला के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है। तो जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी हो तो उसका सबसे पहला ये काम होता है कि आपके पास जो सरफेस आपको गिवन है उस सरफेस के का आप निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, यानी ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है आपने सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया, लेट एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, जी को दूसरे साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स 2x आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई 8y आ जाएगा और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल z -1 के बराबर आ जाएगा। आगे मैंने लिखा लेट ग्रेडियंट ऑफ एफ शोज ग्रेडियंट ऑफ एफ, और ये क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये होता है नॉर्मल वेक्टर फॉर टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर होता है ये। असल में आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 8 जो आपने पढ़ी है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाती है। इसमें ये जो आपके पास वेक्टर बनता है a b c, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है, ये वो पॉइंट है जहाँ से आपका प्लेन पास कर रहा है। अच्छा, लेकिन जो टेंजेंट प्लेन होता है उस टेंजेंट प्लेन के लिए जो नॉर्मल वेक्टर एक्चुअली होता है, वो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो होते हैं जी ग्रेडियंट वेक्टर की मदद से निकलता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर मैंने इसका ग्रेडियंट वेक्टर मालूम किया। अच्छा, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट पी x1 y1 z1, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी हुई है। ये जो पहली वैल्यू है ये a की है, ये b की है और ये c की है। a b c को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, x1 y1 z1 की जगह x1 y1 z1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, 2x1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 8y1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये सारा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं ये करूँगा कि जिन टर्म्स में आपके पास x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और z1, यानी जिसमें x1 y1 z1 आ रहा है उनको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया, और जो ये प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं ये सारी, ठीक है, इसको मैंने इस तरफ रहने दिया ये वाली को, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास सारी जनाब इस तरह कुछ 2x1x प्लस 8y1y माइनस z, यानी जिन टर्म्स में x, y और z हैं उनको इस तरफ रख दिया, और जिन टर्मों में x1 y1 z1 है उनको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। इन पहली दो टर्म्स में से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा 2 टाइम x1 का स्क्वायर प्लस 4y1 का स्क्वायर, ये माइनस z1 आ गया। अच्छा, अब अगली बात देखें, आपके पास इक्वेशन ऑफ सरफेस ये गिवन है z इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। ये जो आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट जो है सरफेस के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है एट एनी पॉइंट ऑफ एलिप्टिक पैराबोला। ये जो पॉइंट है एलिप्टिक पैराबोला के ऊपर है। अगर ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है तो फिर इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है कि z1 बराबर आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4y1 के स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये जो x1 का स्क्वायर प्लस 4y1 का स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैंने लिख दिया z1, ये बन गया 2z1, 2z1 में से z1 माइनस कर दिया, बाकी क्या रह गया z1, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन आ जाएगी इसके ऊपर। नेक्स्ट वन इज़ दी फोर्थ पार्ट, और आल्सो इसके नंबर भी सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है, पेपर मैंने बताया बस लेंथी है। कहता है जी फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने हैं। 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए इसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इसका एक्स के हाथ से पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, आ गया 4x माइनस 4, और ये आ गया आगे खाली वाई स्क्वायर। फिर इसका वाई के हाथ से डेरिवेटिव बनेगा, वाई के हाथ से जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा 2xy। आई होप कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने आते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने दोनों जो पार्शियल डेरिवेटिव निकले इनको 0 के इक्वल पुट कर दिया। ये पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू 0। अच्छा, यहाँ पर जो fy इक्वल टू 0 है, इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं आ जाएगा 2xy इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू ज़्यादा 0 आ जाएगी, y की वैल्यू ज़्यादा 0 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं जी, इन x की और y की वैल्यू को दोनों को इकट्ठा करके ऐसे वो कहते हैं जी एक क्रिटिकल पॉइंट बन गया। भाई ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट आपका तब बनेगा जब आप ये जो fx यानी कि इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कहते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी वो क्रिटिकल पॉइंट है। ये दो एक्स और वाई की वैल्यू निकली है सिर्फ इसको 0 के इक्वल पुट करके, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू 0 को आगे पुट करता हूँ। वैन एक्स इज इक्वल टू 0, तो जब आप ये वाली क्वेश्चन बनाएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स किसके बराबर है 4x माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह आपने 0 पुट कर दिया,
ये रह गया वाई स्केयर इक्वल टू 4, यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई +-2। इसी तरह जब वाई इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू 0 को पुट करेंगे इसी में, इस इक्वेशन में, ये आ जाएगा जी, यहाँ पर वाई 0 पुट कर दें, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो अब आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे ऐसे बनेंगे, देखें जब एक्स 0 है, यहाँ पर जब एक्स 0 है तो वाई आपके पास निकलें 2 +-2, और जब एक्स 1 है तो वाई कितना है, 0 है आपके पास। ठीक है, तो ये आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज 2 का 5th पार्ट, इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज़। ये आपके पास सीरीज़ दी हुई है n = 1 से इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का स्केयर, n स्केयर का फैक्टोरियल। क्वेश्चन थोड़ा सा ये ज़रा जो है इसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ज़रा गौर से समझना है आपने। मैंने लेट कर लिया कि इस सीरीज़ की जो nth टर्म है वो an इस तरह है, n फैक्टोरियल का स्केयर ओवर n स्केयर का फैक्टोरियल। वी विल यूज़ रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट इस्तेमाल करूँगा। तो रेशो टेस्ट आप जानते हैं क्या करेंगे, पहले n+1 निकालेंगे, तो n+1 ये आ जाएगा आपके पास n+1 का फैक्टोरियल होल स्केयर, n+1 स्केयर का फैक्टोरियल। अब रेशो टेस्ट निकालने के लिए मैंने an+1 को an पर डिवाइड किया, तो ये सारी सिचुएशन आपके पास सामने बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगली चीज़ ये है कि मैं अंदर इसका फैक्टोरियल तो ब्रेक करने लगा हूँ। अब आपने सिर्फ इसमें उस बच्चे को जिसको सिर्फ फैक्टोरियल ब्रेक करने आता है उसको ये क्वेश्चन ईजी समझ आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखें इसका स्केयर, इसका फैक्टोरियल आपने ओपन करना ना, तो अब इसका फैक्टोरियल कैसे ओपन करेंगे, आप जानते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 4 का फैक्टोरियल ओपन करना है, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, पहले आप 4 लिखेंगे, फिर 4 से कम एक कर देंगे, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर ही रुकना है तो इसके साथ आप फैक्टोरियल का निशान लगा देंगे, ऐसे ही है। तो यहाँ पर इसका फैक्टोरियल ओपन करने के लिए पहले मैंने लिखा n+1, आगे मैं रुक गया n फैक्टोरियल तक, क्योंकि मैंने ये नीचे वाली टर्म के साथ इसको कैंसिल करना है, और नीचे क्या है, n का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर आकर रुक गया, इस चीज़ को एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब इस नंबर का भी फैक्टोरियल ओपन करना है। अब इसका फैक्टोरियल कैसे ओपन करेंगे, चेक करें, ये है n+1 का स्केयर, क्या है, n+1 का स्केयर, और फिर उसका फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, पहले ये नंबर लिखेंगे सारा, ये मैंने नंबर लिख दिया, फिर उसमें से एक कम कर दिया -1। अगर फ़र्ज़ करें आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, जैसे n+1 के स्केयर का फैक्टोरियल आपने ओपन करा ना, आप फ़र्ज़ कर लें कि n+1 जो है, n+1 का स्केयर जो है वो m के बराबर है। तो अब ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी, m का फैक्टोरियल। तो m का फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, पहले m लिखेंगे, फिर उसमें से एक कम कर देंगे, तो यही मैंने लिखा है। ये आ गया m कौन, यानी n+1 का स्केयर, फिर m में से एक कम किया यानी m-1 आ गया, और उसका बाद फैक्टोरियल आ गया। अच्छा, अब इसमें से कुछ चीज़ें कट देंगी आपके पास, वो चीज़ें देखें कौन कौन सी कटती हैं। ये ऊपर मैंने स्केयर दोनों के ऊपर लैदा कर दिया, ये आ गया n+1 का स्केयर इंटू n के फैक्टोरियल का स्केयर, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, n+1 का स्केयर n+1 के स्केयर से ओपन हो जाएगा। इधर मैंने स्केयर ओपन कर दिया, ये आ गया n स्केयर +1 + 2n, ये -1 और -1 कट गए, बाकी क्या रह गया, n स्केयर + 2n का फैक्टोरियल, और ये सारा आ गया n स्केयर का फैक्टोरियल। नहीं जी, ये सारी चीज़ बेटा आ जाएगी आपके पास, ऊपर रह जाएगा n स्केयर का फैक्टोरियल, और नीचे क्या चीज़ है, नीचे सारी चीज़ बच गई थी ये n स्केयर + 2n का फैक्टोरियल। अब मैं इसे ज़रा ओपन करने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिए भाई। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप ज़रा गौर से देखिएगा, मुझे बताएं, अगर ये लिखा हो मेरे पास ऐसे, ऊपर लिखा हो 4 का फैक्टोरियल, नीचे लिखा हो 7 का फैक्टोरियल, तो मैं 7 के फैक्टोरियल को कहाँ तक ब्रेक करूँगा। आप कहेंगे जारी सी बात है जी, ऊपर वाला जो नंबर है वहाँ तक ब्रेक करेंगे ना, मतलब मैं ऐसे लिखूँगा, ऐसे 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, रुक जाऊँगा, ऐसे ही है। और अगर ऊपर 7 फैक्टोरियल लिखा होगा तो, और नीचे 4 का फैक्टोरियल लिखा होगा, तो तब भी मैं ऐसे ही करूँगा कि 7 फैक्टोरियल जो है उसको ब्रेक कर लूँगा। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जो सा नंबर बड़ा है और उसको हमने ब्रेक करना है, और कहाँ तक ब्रेक करना है, जहाँ तक दूसरा नंबर लिखा हुआ है। तो मेरे पास इस वक्त 2 नंबर हैं, ऊपर लिखा हुआ है n स्केयर का फैक्टोरियल, और नीचे लिखा हुआ है n स्केयर + 2n का फैक्टोरियल। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, जारी सी बात है भाई, नीचे वाला नंबर बड़ा है। ऊपर सिर्फ n स्केयर है, नीचे है n स्केयर + 2n, ठीक है। तो जारी सी बात है, नीचे n स्केयर + 2n है, n स्केयर में 2n ऐड हो रहा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है। तो इसको ब्रेक करेंगे, कहाँ तक ब्रेक करेंगे, यहाँ वहाँ तक ब्रेक करेंगे कि n स्केयर आ जाए इसमें से, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, पहले नंबर n स्केयर + 2n लिखा, फिर उसमें से एक कम किया, फिर 2 कम किए, फिर 3 कम किए, चलता गया, कहाँ तक ब्रेक करूँगा, वहाँ तक ब्रेक करूँगा कि सिर्फ n स्केयर रह जाए। तो भाई n स्केयर, सिर्फ n स्केयर रहना चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, कहाँ तक ब्रेक किया, 2n तक ब्रेक किया, यानी n स्केयर + 2n - 2n। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 7 को वहाँ तक ब्रेक किया कि 4 आ जाए, तो पहले लिखा 7 6 5 4, ठीक हो गई बात ये। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा, पहले एक कम किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वहाँ तक लेता गया जब तक ये n स्केयर ना आ जाए। तो ये n स्केयर + 2n - 2n यहाँ तक कर दिया मैंने, ठीक है। 2n फैक्टर बनाए हैं इसके ये, ले जी। अब यहाँ पर ये और ये बेटा कट जाएगा, सही है। अब ये रह जाएगा बाकी सिर्फ n स्केयर का फैक्टोरियल इधर, सही है। ऊपर आ गया n स्केयर का फैक्टोरियल, ये आ गया n स्केयर + 2n, ये आ गया n स्केयर + 2n - 1।
ये आ गया एंड में कटने के बाद एन स्क्वायर का फैक्टोरियल। अच्छा इससे पिछला नंबर कौन सा होगा, जाहिर सी बात है इससे पिछला नंबर एक कम होगा ना उससे। फैक्टोरियल जब आप ब्रेक करते हैं तो उन नंबरों में क्या खूबी होती है, आखिर अगर ये 4 है तो 4 से पिछला नंबर कौन है, ठीक है 4 से पिछला वाला नंबर कौन होगा, ये होगा इससे एक बड़ा नंबर होगा, सॉरी ये यहाँ पर आएगा जी आपके पास एन स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पर प्लस 1 आएगा, एक नंबर बड़ा होगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से ये एन स्क्वायर का फैक्टोरियल इससे कट गया, अब ऊपर रह गया 1। अब फाइनल सारे में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया 1/∞ विच इज इक्वल टू 0, और ये आंसर आ गया 1 से छोटा। आप जानते हैं कि रेशो टेस्ट में अगर आपका आंसर 1 से छोटा आ जाए तो फिर क्या होता है, सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती है, तो ऐसा आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर गई है। नेक्स्ट वन इज 2 का 6 पार्ट, ठीक है। कहता है यूज़ डबल इंटीग्रल टू फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द कार्डियाइड। कार्डियाइड आर इक्वल टू a × 1 माइनस कोस थीटा, इसका एरिया आपने मालूम करना है, लेकिन डबल इंटीग्रल से मालूम करना है। सबसे पहले कार्डियाइड का ग्राफ देखें आपके सामने। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपने मालूम करना है एरिया। कार्डियाइड का ग्राफ आपके सामने मौजूद है, ये एरिया मालूम करना है आपने जनाब, ये जो है ये सारा एरिया आपने कैलकुलेट मालूम करना है। अच्छा अब ये जो एरिया है ये आपके पास कैसे मालूम होगा, देखते हैं ज़रा। लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, तो डबल इंटीग्रल की वजह से एरिया ए का फार्मूला होता है डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन डी डी ए। मजीद इसको लिख सकते हैं dy dx एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। और अगर इस डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट में आपने बदलना है तो पोलर कोऑर्डिनेट में जो डी का फार्मूला है वो होता है r × dr d थीटा। तो डी की जगह r × dr d थीटा लगा दिया, या dy dx की जगह r × dr d थीटा लगा दिया। अंदर वाली लिमिट्स r की, बाहर वाली लिमिट्स थीटा की। थीटा एक एंगल है और r आपके पास यहाँ पर पोलर कर्व है, ठीक है। तो अब आपकी r जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी वो आपने गौर से देखना है। देखें जी r की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि आपकी जो कर्व है वो ओरिजिन से पोल से पास कर रही है। तो r पोल के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर r 0 होता है, तो मिनिमम r 0 है और मैक्सिमम इस कर्व के लॉन्ग है, ठीक है। और इस कर्व की इक्वेशन जो है वो आपको दी हुई है r = a × 1 माइनस cos थीटा, ठीक होगी बात ये। तो आपका r 0 से लेकर a × 1 माइनस cos थीटा है। दूसरी बात आपका थीटा क्या होगा, देखिए जी थीटा आपका ये कर्व 0 से पास करके पूरा ये सर्कल घूमती है और दोबारा फिर वहाँ पर ही आके मीट करती है। तो पूरे सर्कल पर एंगल कितना बनता है 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन। तो आपका थीटा 0 से लेकर 2 पाई रेडियन के दरमियान है। बस इसमें अब आपने वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। थीटा की लिमिट्स आ गई 0 से 2 पाई और r की लिमिट आ गई 0 से लेकर a × 1 माइनस cos थीटा। आगे आ गया r × dr d थीटा। पहले आप इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो r की इंटीग्रेशन होगी r² 1/2 बाहर आ गया। लिमिट आ गई 0 से a × 1 माइनस cos थीटा। लोअर लिमिट पर आंसर 0 हो गया, अपर लिमिट मैंने पुट कर दी, आ गया a² × 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में से बदल लिया। आप जानते हैं कि 1 माइनस cos थीटा जो होता है वो होता है 2 टाइम्स sin स्क्वायर θ/2, और ये होल स्क्वायर आ गया जी बाहर, ये वाला स्क्वायर आ गया बाहर। अंदर वाली वैल्यू को मैंने इसमें बदल दिया और a² को बाहर शिफ्ट कर दिया। अच्छा नेक्स्ट a² को बाहर ले आया और जो अंदर वाला 2 था स्क्वायर के ऊपर, यानी ये वाला, ये जो 2 था इस 2 का स्क्वायर बन के बाहर 4 आ गया और साइन की पावर 4 बन जाएगी। ये आ गई साइन की पावर 4 θ/2। अब ये आ गया 0 से 2 पाई। अच्छा अब यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 5 में डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी फंक्शन में ये खूबी हो कि f(x) और f(a + x) का आंसर बराबर हो, तो ऐसी सूरत में इंटीग्रल 0 से लेकर na f(x) dx को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये n शुरू में आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 से a f(x) × d(x). तो आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है अंदर, ये वाला फंक्शन जो है साइन की पावर 4 θ/2, इसमें ये खूबी मौजूद है कि अगर इसमें आप पाई प्लस कर लें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर n की जगह 2 है। ये इंटीग्रल की अपर लिमिट चेक करें, इंटीग्रल की अपर लिमिट लिखी हुई है 2 पाई, तो n की वैल्यू 2 है और a जो है वो यहाँ पर पाई के बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी को पहले चेक किया कि क्या f(a + x) यानी कि f(a) कौन है, पाई, x कौन है, यहाँ पर वेरिएबल θ/2 है क्वेश्चन में। तो f(π + θ/2) मैं निकालने लगा हूँ f(π + θ/2) का आंसर, जबकि f(θ) हमारे पास ये है, f(θ) की वैल्यू है साइन की पावर 4 θ/2। अच्छा अब यहाँ पर आप इसमें पाई आप प्लस करते हैं, ये आ जाएगा साइन
पाई प्लस थीटा बाई 2 पावर 4। पाई प्लस थीटा बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? पाई प्लस थीटा बाई 2 बनता है तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2। लेकिन इसकी पावर है ऊपर 4, पावर यहाँ पर 4 नहीं लिखनी, यहाँ पर होल पावर 4 है, ठीक है। तो जब होल पावर 4 होगी तो ये क्या बन जाएगा, माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 के बराबर। तो इसका मतलब फंक्शन में एफ ऑफ ए प्लस एक्स का आंसर और एफ ऑफ एक्स का आंसर बराबर है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये जो अपर लिमिट के साथ 2 लिखा है वो 2 आ जाएगा शुरू में। जब 2 शुरू में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4a का स्क्वायर और लिमिट रह जाएगी 0 से पाई साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ। थीटा बाई 2 को टी लेट कर लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया टी के लिहाज से, तो ये आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी थीटा, ठीक है। तो डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 डी टी। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करेंगे हम, जारी सी बात है, नया आपने सब्स्टिट्यूशन की है। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टी यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू पाई होगी तो टी की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी। तो आपका ये वाला जो इंटीग्रल है ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4 टी 2 डी टी 4a। 2 को बाहर शिफ्ट कर दिया, 2 को जब आपने बाहर शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया 8a और यहाँ पर वैलिड साइन फार्मूला लगा दिया। वैलिड साइन फार्मूला क्या होता है जी, ऊपर पहले आप लिखते हैं n-1 फिर n-3 अब तो चलता रहेगा और नीचे लिखेंगे n इंटू n-2 और चूँकि ये पावर इवन है तो एंड में पाई बाई 2 भी लगाएंगे आप। ये आ जाएगा 4-1 3, 4-3 1 रह जाएगा। ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 8 से कट देगा, तो ये 3 पाई बाई 2a स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ये तो क्वेश्चन ये शॉर्ट है लेकिन लेंथी काफ़ी क्वेश्चन है ये। दूसरे का 7th पार्ट, z आपको दिया हुआ है कोस वाई ओवर x की वैल्यू यूज़ कर माइनस वी के बराबर है, y की वैल्यू e की पावर v के बराबर है। आपने पार्शियल z और पार्शियल u मालूम करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला बना लेते हैं। देखिए जी, शुरू में z आपके पास फंक्शन है x और y का, ये देखें ना, कोस वाई ओवर x और y, तो यहाँ पर आ गया z फंक्शन x और y का। आगे फिर x फंक्शन है u और v का, तो ये x से 2 ब्रांचेज निकली u और, इसी तरह y फंक्शन है। वहाँ यहाँ पर चूँकि फंक्शन सिर्फ v का है इसलिए मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पर ये ब्रांच को ली है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ v। आप वैसे यहाँ पर चाहे ऐसे कर लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली चीज़ है कि पार्शियल z ओवर पार्शियल u निकालना है आपने। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल u का फार्मूला कैसे बनेगा, पहले z फंक्शन है x का, तो ये लिखा मैंने पार्शियल z ओवर पार्शियल x। आगे x फंक्शन है u का, तो पार्शियल x ओवर पार्शियल u। फिर आगे z फंक्शन है y का, तो पार्शियल z ओवर पार्शियल y। और फिर y फंक्शन है आगे से, यहाँ पर हम मुझे चाहिए u के लिहाज से, तो चूँ अब मैं v चाहे यहाँ पर y फंक्शन v का है लेकिन फार्मूले के मुताबिक मुझे यहाँ u चाहिए, तो पार्शियल y ओवर पार्शियल u लिखूँगा, मैं v नहीं लिखूँगा। सही है। अगर आपने ये फार्मूला सही बनाया होगा तो इसकी पहचान ये है, अगर ये दोनों काट दूँ यहाँ से ऐसे, तो बाकी चीज़ बचने वाली सिर्फ पार्शियल z ओवर पार्शियल u रहनी चाहिए। यहाँ पर भी पार्शियल z ओवर पार्शियल u, तो यहाँ पर भी पार्शियल z ओवर पार्शियल u और यहाँ पर भी पार्शियल z ओवर पार्शियल u। अब ऐसा नहीं कि दोनों को प्लस करके काट के आप कहें जी ये तो 2 टाइम पार्शियल z ओवर पार्शियल u आ गया, ये मैंने ट्रिक बताया आपको सिर्फ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे चाहिए z पार्शियल z ओवर पार्शियल x, z का x के लास्ट से डेरिवेटिव, तो z का x के लास्ट से डेरिवेटिव आएगा, कोस y यहाँ पर कोफिशिएंट बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा -1 ओवर x स्क्वायर, तो कोस y ओवर -x स्क्वायर आ जाएगा। x का u के लास्ट से डेरिवेटिव आएगा 2u, z का y के लास्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन y ओवर x, और फिर z का u y का u के लास्ट से y में u है नहीं तो इसका डेरिवेटिव u के लास्ट से 0 आ जाएगा। ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका -2 टाइम u कोस y ओवर x स्क्वायर। ले जी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बेटा खत्म हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बेटा जी आपने कहता है टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये आपको सीरीज़ दी हुई है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n की पावर p माइनस 1 ओवर n की पावर p प्लस 1, p आपका ग्रेटर देन 2 है। 5 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आंसर हम an इज इक्वल टू n की पावर p माइनस 1 ओवर n की पावर p प्लस 1, ये आंसर हम लेट कर लिया। अब मैं bn लेट करने लगाऊँ, मैं यहाँ पर लगाऊंगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो bn कैसे लेट करूँगा, इसका ट्रिक मैंने पहले भी बताया आपको अपने लेक्चर्स में। यहाँ पर ऊपर पावर है n की p माइनस 1, नीचे पावर है p, तो दोनों पावर में कितने का फ़र्क है, कितनी पावर का फ़र्क है, सिर्फ एक पावर का फ़र्क है 1 का। ऊपर वाली पावर p माइनस 1 है, नीचे वाली पावर p है, इस पावर का आप निकाल दें, माइनस कर दें तो बाकी बचता है 1। तो मैं यहाँ पर जो सीरीज़ लेट करूँगा वो होगी bn इज इक्वल टू 1 ओवर n, ठीक है, n की पावर 1। अगर फ़र्क 2 का होता तो मैंने फिर n स्क्वायर होता। लेकिन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक मैं यहाँ पर निकालूंगा an ओवर bn, यह आ गया n की पावर p माइनस 1 ओवर n की पावर p प्लस 1, bn पर डिवाइड किया तो ये आ गया n ओवर 1। अच्छा, अब ये n ऊपर वाली पावर में इसकी पावर, ये भी n की पावर 1 है, ये n की पावर p माइनस 1 है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो ये n की पावर p रह जाएगी, नीचे आ जाएगा n की पावर p प्लस 1। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को n की पावर p से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस n की पावर p।
अच्छा, अब यहाँ पर ये रह जाएगा। अब उसके बाद मैं लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, तो एन यहाँ पर एन की जगह इन्फिनिटी लूँगा तो ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, 1 + 1/इन्फिनिटी डैट इज़ इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। अब लिमिट कंपैरिजन का टेस्ट, अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में इसका आंसर है 1 डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी सूरत में हम जानते हैं कि अगर आंसर नॉन ज़ीरो आए तो फिर जो आपका bn का बिहेवियर होगा वही आपकी गिवन सीरीज़ का बिहेवियर होगा। तो आपकी जो गिवन सीरीज़ 1/n है, जो आपकी सेलेक्टेड सीरीज़ 1/n है, हार्मोनिक सीरीज़, ये एक हार्मोनिक सीरीज़ है और हार्मोनिक सीरीज़ आप जानते हैं हमेशा डाइवर्ज करती है। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक आपकी गिवन सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है। आपने एक्सट्रीमा मालूम करना है। फंक्शन f(x, y, z) बराबर है x, y + g के। सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये है कि x² + y² + z² इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर मैं लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करूँगा। फ़र्ज़ कर लें कि ये जो आपको कंडीशन दी हुई है इसको हम g फंक्शन के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो g फंक्शन आ गया x² + y² + z² - 1 को दूसरी साइड पर ले जाएं। लेट कैपिटल f(x, y, z) लैम्डा बी ए लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन। देन आप जानते हैं कि लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन जो है वो कैसे बनता है। इसमें ये सम है दो फंक्शन का। एक आपके पास फंक्शन f, ये जो आपको गिवन है x, y + z प्लस लैम्डा, यहाँ पर लंग्रांज मल्टीप्लायर कांस्टेंट है, और g ये जो फंक्शन है आपके पास। तो कैपिटल f जो है वो लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन आपके पास इस तरह आ जाएगा। स्मॉल f की वैल्यू ये आपके पास आ गई x, y + z, लैम्डा एज इट इज़ आ गया, g की वैल्यू आ गई x² + y² + z² - 1। अब मुझे यहाँ पर कैपिटल F जो है, ये जो लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन है, इसके 4 पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होंगे। एक x के लाज से, फिर y, फिर z, फिर लैम्डा के लाज से। x के लाज से जब आप इसका डेरिवेटिव आएंगे, ये आ जाएगा y + लैम्डा 2x। y के लाज से डेरिवेटिव आ जाएगा इसका x + लैम्डा 2y। z के लाज से आ जाएगा डेरिवेटिव इसका 1 + लैम्डा 2z, और लैम्डा के लाज से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x² + y² + z² - 1, यानी g फंक्शन। जब भी आप लैम्डा के लाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारा g आपके पास आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर ये जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं इनको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। नहीं जी, जब आप f(x), ये पहला डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव x के लाज से, इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आएगा y + 2 λx = 0। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँगा, वो आ जाएगी -y/2x। इसी तरह जब fy को 0 के इक्वल पुट करूँगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी -x/2y। इसी तरह जब मैं यहाँ पर z को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँगा, और वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/2z। 1 2 3 से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्या देते हैं। और जब आप f लैम्डा को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी ये जो चीज़ है आपके पास सारी x² + y² + z² - 1, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगी। अब मैं करूँगा ये कि ये जो तीन इक्वेशन बनी है लैम्डा के लाज से, इन तीनों को आपस में इक्वेट कर लूँगा। बाय इक्वेटिंग 1 2 एंड 3 वी हैव, ये तीनों क्वेश्चंस को आपने इक्वेट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये माइनस तीनों से कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया, तीनों में 2 को भी कैंसिल कर दिया। अब आपने यहाँ पर कोई से दो क्वेश्चन को आपस में मिला लेना है। मैंने पहली और दूसरी को मिलाया, y/x = x/y, यहाँ से y² = x² आ गया, y की वैल्यू आ गई +-x। फिर पहली और तीसरी को आपस में इकट्ठा कर लिया तो ये आ गया y/x = 1/z, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी x/y। तो अब आपने z की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ x। ये जो लंग्रांज मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें करना आपने ये होता है कि 3 वेरिएबल अगर आपके पास हैं तो तीनों वेरिएबल किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड करना चाहिए। जैसे यहाँ पर y फंक्शन है x का, इसी तरह z भी x की शक्ल में या कांस्टेंट अगर बनता है तो कांस्टेंट बना लें। मैंने लिखा जब y आपका x के बराबर होगा तो z की वैल्यू क्या आएगी, y की जगह x पुट कर दिया, z की वैल्यू 1 आ गई। जब आपका y - x के बराबर है, यहाँ पर y की 2 वैल्यू निकली है ना, जब y - x के बराबर है तो फिर z की वैल्यू कितनी आएगी, वो -1 आ जाएगी। ले जी, अब आपने टू फाइंड x, अब z की वैल्यू आ गई, अब मैंने x मालूम करना है। टू फाइंड x पुट y = x और z = 1। ये जो y की 2 वैल्यूज़ हैं, y = x के ऑपोजिट z कितना निकला है 1, y = x के ऑपोजिट z = 1 निकला है। तो आपने z = 1 और y = x को, ये जो अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 नहीं इस्तेमाल हुई, ये वाली इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ये सारा आ जाएगा x² + x²। y की जगह आपने x पुट कर दिया, z की जगह 1 पुट कर दिया, -1, यहाँ से 1 और 1 -1 कट देंगे तो ये आ जाएगा 2x² = 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है आपने, जब आपने y को x के इक्वल पुट किया था यहाँ पर, तो फिर z निकला था 1 के बराबर। तो फिर आपने यहाँ पर ये ख्याल रखना है, जब y को x के बराबर रखा तो फिर z की वही वैल्यू उठानी है जो इसको y की वैल्यू पुट करके निकली है। तो y की वैल्यू x पुट करके z 1 निकलता है। ये ना हो कि यहाँ पर आप z की वैल्यू -1 इस्तेमाल कर लें।
अच्छा जी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई। अब अगली बात ये है कि यहाँ पर जब y और x के बराबर हैं तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली जब आप y की वैल्यू -x पुट करेंगे, z की वैल्यू -1 है, उस सूरत में इसे क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू फिर 0 आएगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो इस मरतबा y फिर 0 आएगा, क्योंकि y इस मरतबा -x के बराबर है। तो यहाँ पर ये दो क्रिटिकल पॉइंट निकला है, 0, 0, 1 और 0, 0, -1। इस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट किया, आंसर 1 आ गया। दूसरे क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट किया, आंसर -1 आ गया। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो 0, 0, 1 इस फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमम पॉइंट है और 0, 0, -1 इस फंक्शन के लिए लोकल मिनिमम पॉइंट है। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। u फंक्शन है 2 वेरिएबल x और y का, और ये जो u है ये होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री इसकी n है। आपने प्रूफ ये करना है, आपने प्रूफ करना है कि x स्क्वायर इंटू एफ डबल एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई n इंटू n -1 f के बराबर है। ये ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स में इसको प्रूफ करवा चुका हूँ। तो आपने चैप्टर नंबर 9 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाना है। लेक्चर नंबर 5 जो है उसके ऊपर क्लिक करें इसके सोल्यूशन के लिए। ठीक है, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर का जो लिंक है वो भी रख दूँगा और साथ में लिख दूँगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं, उस लिंक को क्लिक करें, ये निकल आएगा। नेक्स्ट उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। कहता है यूज़ दी पावर सीरीज़ ऑफ log ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों की पावर सीरीज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने पावर सीरीज़ बनानी है log ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था ये। तो मैं स्टार्ट करूँगा। एज वी नो दैट पावर सीरीज़ ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -1। बस आपने ये इसकी पावर सीरीज़ याद रखनी है। 1 प्लस एक्स की पावर -1 की पावर सीरीज़ होती है, पहले 1 लिखा, फिर -x, फिर प्लस, फिर एक्स स्क्वायर, फिर -x³ प्लस एक्स की पावर 4। तो ये इसकी पावर सीरीज़ है 1 प्लस एक्स की पावर -1 की, यानी कि एक साइन माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, और पावर इंक्रीज़ करती जाएगी। अब मुझे यहाँ पर चाहिए log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी पावर सीरीज़ चाहिए ना पहले। ये log ऑफ 1 प्लस एक्स की क्या करूँगा, मैंने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दिया। दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करूँगा तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले log 1 प्लस एक्स की पावर सीरीज़ बनाऊँगा, फिर इसकी पावर सीरीज़ बनाऊँगा, दोनों की पावर सीरीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट इसकी log 1 प्लस एक्स की मालूम है इसकी पावर सीरीज़ तो आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं याद तो फिर इस तरीके से करेंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, 1 की इंटीग्रेशन x होगी, x की इंटीग्रेशन x/2 होगी, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3 होगी। अब तो सोन ये प्रोसीजर चलता गया। इधर इसकी इंटीग्रेशन आ गई log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसे मैंने 2 कह दिया। अब मुझे चाहिए पावर सीरीज़ किसकी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। अगर इसको और इसको कंपेयर करें, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो मैं इस पूरी 1 में ये जो पावर सीरीज़ है इसकी 1 प्लस एक्स की, इसमें x की जगह एक्स स्क्वायर लिखने लगा हूँ। तो मैंने लिखा रिप्लेस x बाय एक्स स्क्वायर इन 1 में x की जगह एक्स स्क्वायर लिखा टू फाइंड पावर सीरीज़ ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये उसमें रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया पावर सीरीज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 की, ये सारी पावर सीरीज़ आ जाएगी। अब इसे 3 कह दिया। अब बाय मल्टीप्लाई 2 एंड 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, वी हैव, अब 2 आपके पास था log ऑफ 1 प्लस एक्स, 3 आपके पास है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये पहली ब्रैकेट आ गई सारी log ऑफ 1 प्लस एक्स की जो थी वो पावर सीरीज़, और नीचे जो है दूसरी जो ब्रैकेट है वो आ गई 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर सीरीज़। बस इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। पहले इस x को सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -x²/2 को सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर x³/3 को दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -x⁴ को सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस अप टू सोन ये चलता गया प्रोसीजर। अच्छा, अब उसके बाद ये जो x है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें हर रकम के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x - x³ प्लस x⁵ अप टू सोन ये। फिर ये जो दूसरी ब्रैकेट में इधर है -x²/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पर, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये सारी ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी। फिर इसी तरह यहाँ पर x³/3 इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x³/3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये सारी चीज़ आ जाएगी। फिर इसी तरह ही अंदर -x⁴ चौथी ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करें। अब इसमें आपने कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, चंद एक वैल्यूज़। पहले सबसे पहले x आ गया, फिर इसमें x⁴2/2 ये स्क्वायर वाली रकम के लिए है, ये आ गई। फिर x³ वाली जो ब्रैकेट रकम है वो देखें, इधर x³ वाली 3, x³ वाली रकम इधर है, इसका कोफिशिएंट है -1, ये -1 आ गया। ठीक है, फिर x³ वाली रकम ये पड़ी हुई है, इसका कोफिशिएंट है 1/3, तो ये x³ कॉमन निकाल कर ये आ गया -1 प्लस 1/3। फिर इसी तरह यहाँ पर x⁴ है, इसके साथ कोफिशिएंट है ये -1 प्लस 1/2।
और फिर एक्स की पावर 4 वाली रकम यहाँ पर भी पड़ी हुई है -1/4। इसी तरह ही बाकी सबको कॉमन निकालने के बाद एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 3 कम से कम इसमें आप ऐसे करेंगे को 3-4 रकमों तक आप पावर सीरीज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की पावर 5 तक लिख लें या इतनी भी काफ़ी होगी एक्स की पावर 4 तक। मैंने यहाँ पर एक्स की पावर 8 तक लिखी है। आगे मज़ीद उसमें चूँकि रकमें आएंगी, एक्स की पावर 5 वाली रकम यहाँ पर अगली जो ब्रैकेट अगर आप ओपन करें तो उनमें भी एक्स की पावर 5 वाली होगी, लेकिन ये जो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं इनमें एक्स की पावर 5 को सोल्व करने के बाद इसका कोफिशिएंट बनता है 2/3। ठीक है, अगर आप मज़ीद अगली एक और ब्रैकेट लेंगे तो उसमें एक्स की पावर 5 वाली एक और रकम आएगी, उसका कोफिशिएंट भी यहाँ पर आएगा इसके साथ। तो खैर एक्स की पावर 4 तक ही आप लिख दें वो भी इनफ है। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगी जी रिक्वायर्ड पावर सीरीज़। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन आपको ट्रिपल इंटीग्रल दिया हुआ है -1 से 1, फिर इंटीग्रल है -√1 - x² से 1 + 1 - x² तक, फिर यहाँ पर x² + y² 1 z × x² + y² dz dy/dx। कहता है इसको आपने सोल्व करना है बाय चेंजिंग टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बदल कर आपने इसको सोल्व करना है। मैं ये ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आपने लेक्चर नंबर 20 देखना है मेरा, चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल में से। इसके सोल्यूशन के लिए मैं इस क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। ठीक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इसके सोल्यूशन पर पहुँच जाएंगे। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया जी। आई होप कि अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस चीज़ को समझा सकूं। फिर भी अगर किसी चीज़ की कमी बेशी या समझ ना आ रही हो तो मुझे आप लाजमन कमेंट्स करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।